हे एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वी द होपफुल CSE एस्पिरेंट्स। तो अभी हम पर्टिकुलरली पॉलिटी सीरीज स्टार्ट की हुई है हमने, जो लक्ष्मीकांत बुक से हम कर रहे हैं। और इसका फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसका पार्ट 1 हमने कल कर लिया है और आज पार्ट 2 है। अब हम फटाफट से पार्ट 1 रिवाइज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। कोई भी वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा 20-25 मिनट से लंबी नहीं होगी, तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको कवर करेंगे। तो हमने कल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 किया था, उसको हम फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने की थी टाइमलाइन कि 1608 में पोर्ट ऑफ सूरत पे ब्रिटिश हमारे इंडिया में आते हैं। फिर 1757 की बैटल ऑफ प्लासी होती है। फिर 1765 में उनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद 1864 में जो बैटल ऑफ बक्सर होती 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है। और इसी के साथ हम जब हम एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हमारा है कंपनी रूल और क्राउन रूल। कंपनी रूल हम कर चुके हैं, क्राउन रूल हम आज करेंगे। जब कंपनी रूल की बात करते हैं हम, तब रेगुलेटिंग एक्ट्स और चार्टर एक्ट सीरीज़ की बात होती है। और जब क्राउन रूल की बात करते हैं हम, तब काउंसिल्स एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात होती है। जो कंपनी रूल है उसमें कंपनी डेट में चली जाती है, कैसे क्राउन एडमिनिस्टर करता है फिर कंपनी को। तो सबसे पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशंस इंडिया में लेट होती हैं। और सबसे पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसकी पोस्ट को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया जाता है, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स बनते हैं। और उनको 4 मेंबर काउंसिल दी जाती है उनको एग्जिस्ट करने के लिए। बाकी सब प्रेसिडेंसीज उनकी सबऑर्डिनेट हो जाती हैं। और फिर उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है, जो 1774 में इस्टेब्लिश हो जाता है। उसमें एक चीफ जस्टिस और 3 दूसरे अदर जजेस होते हैं। कंपनी के सर्वेंट्स को प्रोहिबिट कर दिया जाता है वो किसी भी प्राइवेट ट्रेड या किसी भी ब्राइब वाले काम में इन्वॉल्व नहीं होंगे, कोई भी ब्राइब वगैरह नहीं लेंगे वो। इससे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर कर देता है क्राउन कंपनी में, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है कंपनी के रेवेन्यू और सिविल मिलिट्री अफेयर्स पे। उसके बाद 1781 का एक्ट आता है, जो उसके लूप होल्स को कवर करने के लिए होता है। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। इस एक्ट में क्या होता है कि जो ज्यूरिसडिक्शन पावर्स हैं दोनों की, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की और सुप्रीम कोर्ट की, दोनों की। तो इस एक्ट में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है और उसकी ज्यूरिसडिक्शन पावर और सुप्रीम कोर्ट की अलग कर दी जाती है। जो गवर्नर जनरल है उसको सारे के सारे प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर्स हैं, जो भी प्रोविंसेस हैं, और जो कमर्शियल खैर अभी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया, प्रोविंसेस का आया है। प्रोविंसेस के जितने भी रेगुलेशंस हैं और कमर्शियल अफेयर्स हैं वो सारे के सारे हैंडल करेगा। रेवेन्यू कलेक्शन के मैटर्स वो सारे के सारे गवर्नर जनरल हैंडल करेगा, उसकी जुरिस्डिक्शन में आएंगे। और बाकी के जो सारे मैटर्स हैं कलकत्ता की जुरिस्डिक्शन के, वो सारे सुप्रीम कोर्ट के अंडर आएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो 2 तरह के लॉज से डील करेगा लोगों को। एक हिंदू लॉ, एक मोहम्मदन लॉ। हिंदूज़ को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग और मुस्लिम्स को मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग। और दूसरा इसमें बस यही होता है इस एक्ट में मेनली। और फिर उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। कल वाली जो वीडियो है उसमें 1784 नहीं लिखा हुआ है, तो इट्स पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसमें पहले तो 2 बोर्ड्स इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता है पॉलिटिकल अफेयर्स और मिलिट्री अफेयर्स को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो डायरेक्ट करता है कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद इससे डबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है जो इस्टेब्लिश हो जाता है। इसमें 2 जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट टाइम जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी इंडिया में टेरिटरीज एक्वायर करी थी उनको फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजेशंस बोला जाता है। और दूसरा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी के अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में जो है उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाता है। फिर उसके बाद 1786 का एक्ट आता है, जो कॉर्नवालिस के लिए लाया जाता है, जिसमें वो कंडीशंस रखता है कि एक तो वो अपनी जो काउंसिल है उसको ओवरराइड कर पाए, उसको वो पावर चाहिए, और दूसरा वो कमांडर इन चीफ होगा। और इसके लिए प्रोविजंस को इस्टेब्लिश करने के लिए एक्ट लाया जाता है। फिर 1793 का चार्टर एक्ट आता है, जिससे मोनोपोली जो है वो EIC के वो 20 ईयर्स फर्दर आगे कर दी जाती है, एक्सटेंड कर दी जाती है। जो ओवरराइडिंग पावर थी गवर्नर जनरल की, उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है फ्यूचर गवर्नर जनरल्स के लिए। और दूसरा होता है कि जो कमांडर इन चीफ होगा गवर्नर जनरल, वो सिर्फ तभी होगा जब वो अपॉइंट किया जाएगा, ऐसे वो कमांडर इन चीफ नहीं होगा।
और उसके बाद इंडियन रेवेन्यूज़ जो हैं उनसे ही पेमेंट की जाएगी, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके मेंबर्स और स्टाफ सबकी। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में मोनोपोली एंड हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। एक्सेप्शन इज़ टी एंड ट्रेड विद चाइना। जो ब्रिटिश क्राउन है उसकी सॉवरेनिटी हो जाती है कंपनी की टेरिटरीज़ पे इंडिया में। क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ कर दिया जाता है लोगों को एनलाइटन करने के लिए। ब्रिटिश जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसका स्प्रेड ब्रिटिश टेरिटरीज़ इंडिया में जो है उनमें अलाउ कर दिया जाता है। लोकल गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया जाता है कि वो टैक्स ले सकते हैं, लेकिन वो पनिश नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते किसी को। अब 1833 का एक्ट आता है जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। विलियम बेंटिंक ऐसे हमारे पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। डिप्राइव कर देता है जो भी रेगुलेशंस बनी होती हैं पहले, जो अब तक एक्ट आए हैं उनको रेगुलेशंस बोला जाता था। अब उनके लिए ऑफिशियली एक्ट वर्ड यूज़ होगा, उससे पहले रेगुलेशंस वर्ड यूज़ होता था। जो भी कंपनी की पोजीशंस हैं उनको हेरिडेटरी कर दिया गया था कि उनके फर्दर जो सक्सेसर्स हैं, उनके हायर्स हैं, वही कंपनी में जो भी पोजीशंस हैं उनको ऑक्यूपाई करेंगे, एम्प्लॉयज़ के हायर्स। और सिविल सर्विसेज के लिए एक ओपन इलेक्शन कॉम्पिटिटिव सिस्टम लाने की कोशिश की जाती है, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की ऑपोजिशन के कारण नहीं लाई जाती। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आता है, जो एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क की तरह आता है। और फिर उसमें क्या होता है कि सेपरेट कर देता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को। 6 मेंबर्स की नई काउंसिल ऐड हो जाती है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करेगी। मैकेले कमेटी के अंडर एक ओपन, जो पिछले में कोशिश की गई थी ओपन सिस्टम लाने के लिए, इलेक्शन कॉम्पिटिटिव ओपन कंपटीशन सिस्टम लाने के लिए सिविल सर्वेंट की सिलेक्शन के लिए, वो इसमें ला दिया जाता है मैकेले कमेटी के अंडर। फर्स्ट टाइम जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसमें 6 मेंबर्स और ऐड कर दिए जाते हैं। क्राउन रूल उसके बाद हमारा आता है, यहाँ पे हमारे चार्टर एक्ट और पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आता है क्राउन रूल। क्राउन रूल में सबसे पहला जो आता है वो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया बोला जाता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया जाता है और सारी की सारी ट्रांसफ़र जो है इंडिया के रेवेन्यू की, ये सब जो है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे द क्राउन रूल एक्ट, जिसको एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जो एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया है, इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इसका डेजिग्नेशन चेंज करके वाइस रॉय ऑफ इंडिया कर दिया जाता है, और कैनिंग जो है हमारे यहाँ से पहले वाइस रॉय बनते हैं। डबल गवर्नमेंट सिस्टम जो है इसमें अबॉलिश कर दिया जाता है। कौन से 2 बोर्ड्स थे वो जो आए थे? एक तो था हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा कौन सा था? एक तो हमारा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा हमारा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक तो डायरेक्टर्स वाला था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये दोनों अबॉलिश करके जो है वो डुअल गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया जाता है। नया ऑफिस आता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। जो ऑफिस है वो एक 15 मेंबर काउंसिल उसको एग्जिस्ट करेगी, वो इस्टेब्लिश किया जाता है। और स्टैनले जो है हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनते हैं। इस बॉडी ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ये बॉडी जो इस्टेब्लिश की जाती है, इसके ऊपर केस किया भी जा सकते हैं और ये भी केस कर सकती है, दोनों जगह पे, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। लेकिन इस एक्ट को बोला तो एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी गवर्नमेंट का जो भी पहले सिस्टम चला रहा है उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाते, वैसे ही लोगों को इंडिया के एक्सप्लॉइट किया जाता है। बस लोगों को कहा जाता है कि एक्सप्लॉइटेशन अब आपका नहीं होगा, लेकिन फिर भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कोई चेंज नहीं होता है, सब कुछ वैसे ही सेम चलता है। अब उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में।
इसमें जो है इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है लॉ मेकिंग प्रोसेस में। और 3 मेंबर्स जो है ना उनको कैनिंग नॉमिनेट करते हैं। इसमें सबसे पहले होते हैं हमारे राजा ऑफ बनारस, दूसरे पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस रीस्टोर की जाती है। जो पहले डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम लाया था ना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, वो ख़त्म कर दिया जाता है। जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज बना दी गई थी वो ख़त्म कर दिया जाता है। तीनों सब प्रेसिडेंसीज अपने अलग अलग काम देखेंगी, कोई भी किसी के सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी नहीं होगी। और दूसरा, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है बंगाल इस्टेब्लिशमेंट के लिए बोला जाता है। बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में और पंजाब में, जो कि बंगाल में 1862 में इस्टेब्लिश हो जाती है, 1886 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में और 1897 में पंजाब में इस्टेब्लिश हो जाती है। पोर्टफोलियो सिस्टम जो कैनिंग का है उसको रिकॉग्निशन मिल जाती है। अब पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है? पोर्टफोलियो सिस्टम जो है उसमें है कि सारे वाइसरॉय की काउंसिल है जो उसके मेंबर्स हैं उनको इंचार्ज बना दिया जाता है एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स का गवर्नमेंट के, और उनको फाइनल ऑर्डर्स इशू करने होते हैं, कर सकते हैं वो ऑन द बिहाफ ऑफ द काउंसिल उसके डिपार्टमेंट के डिसीजंस में। ठीक है। और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऑर्डिनेंसेस, अगर कोई इमरजेंसी है तो उसमें जो वाइसरॉय हो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। और ऐसे ऑर्डिनेंस जो है उनकी जो लाइफ होएगी वो 6 मंथ्स तक, मतलब वो ऑर्डिनेंस 6 मंथ्स तक स्टे करेगा। ये जो ऑर्डिनेंसेस का सिस्टम है ये ब्रिटिश के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जाता है 1860 में, और 1861 में इंडिया में रिकॉग्निशन मिल जाती है उसे। और फिर आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। अब आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, जिसमें जो एडिशनल नंबर है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का वो इंक्रीज़ कर दिया जाता है। यहाँ पे ऑफिशियल मेजॉरिटी तो उतनी ही रहती है, लेकिन जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनको ऐड किया जा सकता है। और ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, इनको ऐड कौन करेगा? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। देखो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 है इसका नंबर अभी तक, तो इसको ऐड किया जा सकता है। ऑफिशियल नंबर है ये कि ऑफिशियल मेंबर्स इतने हो सकते हैं, नॉन ऑफिशियल्स को किया जा सकता है और ऐड। अब इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड कैसे किया जाएगा? इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड करेंगे हमारे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में वॉइस रॉय, ठीक है, और प्रोविंशियल में गवर्नर। किसकी रिकमेंडेशन पे? और ये करेंगे नॉमिनेट ऑन द रिकमेंडेशंस किसकी? जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा वॉइसरॉय के थ्रू ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और जब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात की जाती है, इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड करना है तो उसको गवर्नर अपॉइंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, गवर्नर नॉमिनेट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स एंड चैम्बर्स। अब ये जो एक्ट है ना, इसमें इलेक्शंस जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इलेक्शंस का प्रोसेस है इनडायरेक्ट इलेक्शंस और लिमिटेड प्रोविज़न के साथ ऐड कर दिया जाता है, जबकि जो इलेक्शन बोर्ड है वो यूज़ नहीं होता, सिर्फ रिकमेंडेशंस पे नॉमिनेट कर सकते हैं ना। अभी कोई डायरेक्ट इलेक्शंस तो नहीं हुए, तो इनडायरेक्ट और लिमिटेड वे में इलेक्शंस का जो है प्रोविज़न है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन एक्ट इलेक्शंस वर्ड ऑफिशियली यूज़ नहीं होता।
अब रिकमेंडेशंस पे तो हमारे प्रेसिडेंट भी कई जो पोस्ट्स हैं उन पे मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, किसी की रिकमेंडेशंस पे करते हैं, तो वो सीन। अब उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं ना, प्रोविंशियल और सेंट्रल, इनके साइज़ इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं। अब जो 16 से नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो हैं, ऑफिशियल मेंबर 16 हैं, उनसे 16 से 60 कर दिया जाता है। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने भी हो सकते हैं, वो कोई डिसाइड नहीं की गई लिमिट, तो वो यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरा, इसमें थोड़े से फंक्शंस इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो रेजोल्यूशंस पास कर सकते हैं बजट में। अच्छा, जो हमारा पिछला एक्ट है ना 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इसमें एक और पावर दे दी जाती है। एक तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं ना, उनको पावर मिलती है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनको पावर मिलती है कि वो बजट डिस्कस कर सकते हैं और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव को। अब काउंसिल्स, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में क्या होता है कि इनके फंक्शंस और बढ़ा दिए जाते हैं। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, इनके जो फंक्शंस हैं वो और बढ़ा दिए जाते हैं कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और बजट पे रेजोल्यूशंस भी पास कर सकते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय। अब इंडियंस वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव पहले सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में होते थे, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी काम कर सकते हैं। और हमारे ऐसे पहले इंडियन है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करते हैं एज अ लॉ मेंबर। और सबसे मेन चीज़, जो सबसे मेन काम के लिए ये एक्ट जाना जाता है, वो कम्युनल इलेक्टोरेट्स के लिए जाना जाता है। ये कम्युनल इलेक्टोरेट्स का जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है उसको अलाउ कर देता है, कि लीगलाइज कर देता है। इसीलिए जो मिंटो है उसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स भी बोला जाता है। इस एक्ट में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को सेपरेट जो है इलेक्शंस की, वो मुस्लिम एक लीडर को सिलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, ये सिस्टम लाया गया था। अभी तक सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, बाकी और किसी कैटेगरी के लिए नहीं है। तो इसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स है वो कौन है? लॉर्ड मिंटो। उसके बाद आते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेगू शेल्म्सफोर्ड भी कहा जाता है, मॉन्टेगू शेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। अब इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है सबसे पहली बार कि वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट धीरे धीरे इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इस एक्ट में होता क्या है, ये सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, मतलब एक होती है ना जो हमारी लिस्ट होती हैं, वैसे ही लिस्ट में सेपरेट सब्जेक्ट्स हैं, वैसे ही सेंटर के लिए अलग सब्जेक्ट्स की, सेंटर कौन से सब्जेक्ट्स के से डील करेगा और प्रोविंसेस कौन से सब्जेक्ट्स के साथ डील करेंगी। हालांकि जो सिस्टम है, जो मेन पावर है, वो सेंटर के पास ही रहेगी। जैसे कि अब करंट हमारा इंडियन सिस्टम चलता है, यूनिटरी सिस्टम ही है, लेकिन और जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, उनकी लिस्ट है उनके सब्जेक्ट्स की, उनके ऊपर वो लॉज बना सकते हैं, वो प्रोविंसेस भी बना सकते हैं और सेंटर भी। अब जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। डुअल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट को इसको डायरकी बोला जाता है। एक ट्रांसफर सब्जेक्ट है जिनको डील करेगी सिर्फ और सिर्फ सेंटर, यानी कि सेंट्रल प्रोविंशियल काउंसिल या असेंबली, और दूसरे को प्रोविंसेस, है ना। और जो बाकी बच जाएंगे उनको सारे को रेजिड्यूरी को करेगी फिर से सेंटर ही ट्रांसफर, ठीक है। अब इसके बाद आता है, इसमें बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेचर जो है उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें अपर हाउस, लोअर हाउस, इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब जो वाइसरॉय की जो काउंसिल है उसमें
वॉइसरॉय की जो काउंसिल है उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें 6 मोर मेंबर्स, उसमें बोला जाता है वो 6 मेंबर्स की है ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो उसमें बोला जाता है कि वो 6 में से 3 जो है वो इंडियंस होने चाहिए। हालांकि उनको कोई भी हम बोलें कि हाई पोस्ट जो है, हाई वैकेंसी वहाँ पे नहीं अपॉइंट किया जाता, लेकिन फिर भी इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलता है कि 6 आउट ऑफ 3 वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो इंडियंस होंगे। अब एक्सटेंड कर देता है प्रिंसिपल, एक्सटेंड कर देता है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग, जो उसमें पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में आया था ना कि कम्युनल इलेक्टोरेट्स को वो लीगलाइज कर देते हैं, इसमें वो उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, सिर्फ मुस्लिम्स तक नहीं रखा जाता, सिख्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स में ऐड कर दिया जाता है, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए भी, एंग्लो इंडियंस के लिए भी और यूरोपियंस के लिए भी। हाई कमिश्नर का ऑफिस है वो लंदन में इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, उसको कुछ पावर्स दे दी जाती हैं। अब कुछ तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के पास ही रहेंगी पावर्स, और कुछ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विसेज कमीशन, इसलिए एक सेंट्रल पब्लिक सर्विसेज कमीशन भी अपॉइंट किया जाता है 1926 में, जो सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करता है, और इस कमीशन का नाम ली कमीशन होता है। इसमें सेपरेट कर दिया जाता है सबसे पहली बार प्रोविंशियल बजट को और सेंट्रल बजट को। जो प्रोविंसेस हैं वो अपना बजट खुद बना सकते हैं। और दूसरा है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा साइमन कमीशन वाला, कि स्टैट्यूटरी कमीशन आएगा एक, जो इंक्वायर करेगा इन सब की वर्किंग पे, और फिर 10 साल बाद एक रिपोर्ट देगा। आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ इट्स वर्किंग वो एक रिपोर्ट देगा, जो कि ये कैसे ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या इसमें लूप होल्स हैं, वो सारी रिपोर्ट देगा। लेकिन वो जो कमीशन है ना वो ये 2 साल, ये उसके थोड़े 10 साल नहीं, उससे पहले ही आ जाता है। साइमन कमीशन जो है हमारा कब आता है, वो 1927 में आ जाता है। जब शेड्यूल मतलब आना तो 10 साल बाद चाहिए, लेकिन 2 साल पहले ही आ जाता है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो हमारी 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं, साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड्स, और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 और इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हाफ एन आवर की वीडियो हो चुकी है और ज़्यादा बढ़ा जाएगा तो याद भी नहीं रहेगा। तो ये 4 टॉपिक्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम साइमन कमीशन, कम्युनल अवार्ड, जिसके लिए महात्मा गांधी फास्ट एंड टू डेथ पे बैठ जाते हैं कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को मतलब ख़त्म करना चाहते हैं वो, और रिजर्वेशन सिस्टम लाना चाहते हैं, पूना पैक्ट जो है वो साइन होता है, वो सब। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें हमारे शेड्यूल्स, सेक्शंस, जिससे हमने बहुत कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है। और फिर इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, उसमें क्या क्या कंडीशंस थी। फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली कैसे फॉर्म होती है, उसका आइडिया कौन देता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कोई कमी है तो वी विल वर्क ऑन इट। थैंक यू सो मच।